Energy can neither be created nor be destroyed. It can only transform from one form to the another form. एक ऐसा ही एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक किया है और मल्टीपल जगह पे जाने के बाद अब फिर से एक नए एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हैं। इनकी पूरी कहानी आप सुनिएगा, समझिएगा कैसे आप कहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति मल्टीपल एग्जाम को क्रैक कर सकता है, तो डेफिनेटली इनसे जरूर सीखिएगा। आपके जानने के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो सूरज, सबसे पहले ये बताओ आपकी जर्नी स्टार्ट किस ईयर से होती है? सर सबसे पहले आपको मेरा चरण स्पर्श। मेरी जर्नी सर 2019 से मेरा डिप्लोमा पास आउट हुआ। देन मैंने एक्सीलेंट विजन में एडमिशन लेता हूँ, 3-4 महीने क्लासेस चलती हैं। फिर बहुत सारे हर्डल्स आने के बाद फाइनली, हर्डल मतलब वो लाइक दैट, जैसे पहले यहाँ पे बाढ़ आती है, फिर छठ पूजा की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद छठ पूजा छुट्टी के बाद 1-2 महीने क्लास चलती है, फिर लॉकडाउन लग जाता है। कोरोना लॉकडाउन के बाद 2 साल पूरे चले जाते हैं। तब तक 2022 आ चुका होता है। फिर 2022 में आते हैं, फिर इसके बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। मतलब एक कहानी स्टार्ट होती है 2022 से। हाँ, 2022 से। और फिर मेनली मैंने 1 साल नॉन टेक पे फोकस किया। 1 साल नॉन टेक पे। फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं इसके लिए तो नहीं बना। अच्छा। फिर मैंने तुरंत स्विच किया और एक रात थी जहाँ पर मैंने डिसाइड किया और अपने डिस्ट्रिक्ट से वापस इलाहाबाद आया। फिर से 2023 से लगा वापस में। और 2023 से लगने के बाद फिर मैंने कंटिन्यूस 8 से 9 महीने कोई ब्रेक नहीं लिया। सिलेबस कवर करता रहा। फिर मैंने पहला एग्जाम दिया NSPC प्लस TSDC JEE का जो आया था, और मुझे सही से याद है तो मेरा 4 नंबर के आसपास से रुका था। TSDC NSPC साथ में थे, तो उसमें 4 नंबर से मेरा रुका था। फिर मैं SSC JEE में थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर नेक्स्ट SSC JEE दिया, तो प्री क्वालिफाई हुआ। और प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस पे मैंने गड़बड़ी कर दी। रीजन ये था कि मेरा गुजरात में गेटको एक कंपनी है, गुजरात ट्रांसमिशन एनर्जी, तो उस पर मेरा जो सिलेक्शन हुआ था तो ये था कि अब फाइनल हो जाएगा। तो जो उसका मेंस एग्जाम था उसमें 3 फाइनली, क्योंकि प्री में सारे छट गए थे, तो मेंस में 1:2 या अगर मुझे सही से रिकॉल करूँ 1:3 रेशियो पे कंपटीशन था, एक वैकेंसी में 3 लोगों का। तो मैं SSC JEE के मेंस पे फोकस न करके पूरा वहाँ पे फोकस कर दिया, क्योंकि उसमें गुजराती थोड़ा सा हमको परेशान करती थी, तो मैंने गुजराती भी देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें उस समय पर नहीं हो पाई, तो उसको एग्जाम दिया, वो क्वालिफाई भी हो गया। कुछ कारणवश से वो आज कोर्ट में चला गया। फिर 1 साल हुआ, छूटा। फिर परेशानी भी हुई क्योंकि मैंने SSC JEE भी अपना गड़बड़ कर दिया था, तैयारी भी ठीक ठाक थी। हालांकि उसको एक बार मेरे मन में ये था कि मेरा कहीं ये वहम तो नहीं कि मैं क्वालिफाई कर लेता, बस से मैंने उसको अटेम्प्ट किया पूरी ईमानदारी से। और मुझे सही से याद है तो 275 मुझे मार्क्स याद है, और 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार मिला था हमें। तो अगर सारे जोड़ते ना, प्री मेंस और नॉर्मलाइजेशन, तो CPWD की कट ऑफ क्लियर थी। अच्छा, वो मेरी पहली गलती हुई। फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया और 1 साल 4 महीने वेट किया इसको, जनवरी तक नहीं आया इसका, जनवरी 2025 तक। फिर RRB JEE का पेपर आ गया। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पावर गेट इस बार जो भी थोड़े नंबरों से रुका है ना, वो गेटको की वजह से रुका था। मेरे को याद है आपका BARC का भी कुछ NPCIL का भी 0.75 मार्क्स से रुका हुआ है। हाँ, NPCIL में ना सब कुछ हुआ था। NPCIL को देख बड़ा फनी टाइप का वाक्यांश है कि हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे ट्रेन में, तो थोड़ा सा जोश उसमें मैं थे और हमारे जो साथी आज दीपक है, सेलेक्टेड है NPCIL में। आपके नरोरा में मिल जाएंगे अगर अभी जाएंगे कभी। तो जा रहे थे, ट्रेन में बोला कि देखो 3 सीट छोड़ के आप देख लो अपने हिसाब से। उसमें कुल 3 सीट ही थी। और अच्छी बात यह है कि जिस लड़के से हमने कहा वापस आए, वापस आने के बाद उनसे मिले, उन्होंने हमारा नाम पूछा, नाम पूछने के बाद तीनों का नाम आ गया। तो उसकी मुंह बोलती बंद हो गई, और वो हमको बड़ा फनी टाइप या कोइंसिडेंस टाइप लगता है। तो उस पर इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में अच्छी बात ये रही कि शायद मेरी 2nd या 3rd रैंक थी टोटल ऑल स्कोर में। और NPCIL हुआ, इस तरह मैंने IRL दिया, बार्क में छठा। RRB JEE जैसे बताया मैंने गेटको का दिया था, तो इंतजार किया लगभग जनवरी-फरवरी तक, नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि RRB JEE का मेंस प्री तब तक हो चुका था, रिजल्ट भी आ गया था, तो प्री में हो गया था। तो मेंस पे ध्यान दे लेना चाहिए। तो मेंस पे ध्यान दिया, और पहली बार में मेरे नंबर भी बढ़िया आए थे। लेकिन RRB JEE में फिर वो कुछ जोन्स का कैंसिल हो गया, तो फिर दोबारा में कुछ
कुछ मेरी भी गलती थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां और बनी कि मैं सही से फोकस नहीं कर पाया। अच्छा ये बताओ, एनएफएल में अभी आप सेलेक्टेड हो, अभी वर्किंग भी हो, हाँ तो उसके बारे में बताइए कैसे क्या प्रिपरेशन थी आपकी एनएफएल के लिए सर स्पेशली तो कुछ प्रिपरेशन नहीं थी। जो मतलब एक रेगुलर है, एक प्रिपरेशन का मोड होता है कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। देन आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, टेक्निकल एग्जाम में बैठते हैं तो मोस्टली में वही सारा सिलेबस रहता है, थोड़ा सा वेटेज घटता बढ़ता है। तो उसी वेटेज घटते बढ़ते में जब सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था तो मैंने फोकस किया थोड़ा सा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ों में, तो मेरा एनएफएल निकल गया था। और फिर धीरे धीरे उसका स्किल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और फाइनली वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो आज भी अभी वहाँ पर वर्किंग हूँ मैं। अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का सर प्लान ये है कि अभी IUCL पे प्री निकला हुआ है, मेंस क्या है कि उसका एग्जाम निकला हुआ है, इंटरव्यू के लिए है। तो अगर उसका क्लियर हो जाता है तो कोशिश रहेगी कि अब अच्छी पोस्ट पे जाए। फिर आगे जैसे हो जाएगा तो अभी देखते हैं। तो ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मानूं या चार्ज मानूं, क्या मान सकते हैं इसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की चीज सेम ही है। कहीं न कहीं से एनर्जी तो कंजर्व है ना, कहीं न कहीं से एक मोड से आती है, दूसरे मोड में वो चली जाती है। एक संशय वाली बात ये रहेगी ना कि गुजरात में जेटको पेन का पेपर था, और कितने नंबर का? 100 मार्क्स का होता है। 100 नहीं, गुजराती कितने? 10 नंबर की गुजराती आती है। इन्होंने गुजराती सीखी, गुजराती में कितने मार्क्स आए थे सर? अगर मुझे सही से याद है तो 9 मार्क्स 10 में से लेके आए थे। तो बात ये नहीं कि आपको कैसे किया जाए, आपको करना है तो वो पता चल जाएगा कैसे करना। अगर आप अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, कि मेरे को करना आसानी हो जाती है। हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात इनको लगी, मेरे को मतलब बहुत इंस्पायर करती है ये बात कि 10 में से 9 व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, बस करना है। अगर आपको करना है तो आपको रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किस रास्ते से जाऊं, रास्ता आप खुद ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के और भी इंटरव्यूज के साथ और भी कुछ मोटिवेशंस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टे ट्यून रहिए और फॉलो करते रहिए। जल्दी ही आपके सामने हम लोग बहुत अच्छी क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव सेशन के प्रैक्टिस भी लेके आ रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपको थ्योरी के किसी सब्जेक्ट की थ्योरी चाहिए तो डेफिनेटली आप जरूर कमेंट करिएगा, उस सब्जेक्ट की थ्योरी भी क्लास आपको दे दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन। ज्वाइन करना ना भूलिए एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी को।